हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की और इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कुछ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। सबसे पहले इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि ये जो एग्ज़ाम है केवीएस पीआरटी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि अभी जैसे कि हम जानते हैं कि 2025 में इसकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो मतलब ऐसा पता चल रहा है हर जगह से ही कि वैकेंसी आएगी 2025 में, क्योंकि केवीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अपने टाइम से वैकेंसी जो है वो देता है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो आता है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे इसमें कि अभी से आपको क्या पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, वैकेंसी आनी है, तो उससे पहले आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं और मैंने इसे कैसे क्वालिफाई किया और मेरे क्या सोर्सेज रहे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर कि ये जो केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए, मेरी बात क्यों माननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैंने खुद भी केवीएस पीआरटी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया था फ्रेंड्स। तो आप मेरी बात सुन सकते हैं। मैं अक्सर यूट्यूब में देखती हूँ कि आपको बहुत ऐसे लोग भी गाइड कर रहे हैं जिनके खुद भी कई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुए हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने शायद प्रीवियस ईयर एनालाइज करके करा होगा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एज अ टीचर, जो टीचर को एज अ प्रोफेशन लेकर के यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है ऐसे बहुत से वीडियो जिनमें उनको खुद भी नहीं पता है कि रियल में जो एग्ज़ाम है उसकी डिमांड क्या है। लेकिन जब एक एस्पिरेंट, जैसे मैं आप ही लोगों की तरीके एक एस्पिरेंट हूँ, तो जब एक एस्पिरेंट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो उसे अच्छे से पता होता है, अगर वो अच्छा एस्पिरेंट है तो वो प्रीवियस ईयर देखता है और वो सोर्सेज कई तरीके से अपने दिमाग को घुमाता है कि मतलब इस एग्ज़ाम के लिए कैसे मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो उसमें ना कई तरीके से इसमें रिसर्चेस करता है, ठीक है। फिर वो उस एग्ज़ाम में बैठता है, उस एग्ज़ाम को देता है और उस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करता है तो उसके पास मतलब एक जो अनुभव होता है ना, जो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत काम का होता है और वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, हमने बात कर लिया कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि केवीएस पीआरटी, जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ केवीएस पीआरटी की बात करने वाली हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं टीजीटी पीजीटी की यहाँ पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने खुद भी वो एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे अभी उसमें एक्सपीरियंस नहीं है और मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं आई हूँ कि मुझे मतलब बस एक प्रोफेशन के तरीके टीच करना है। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मैंने खुद भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर चाहते हैं कि मैं टीजीटी पीजीटी पर भी वीडियो बनाऊँ, उसकी भी स्ट्रेटेजी साझा करूँ, तो देखिए मैं उसके लिए अच्छे से जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करूँगी, ठीक है, तभी मैं उसके बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे केवीएस पीआरटी का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसकी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी आप सबको पता होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी सबको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ इतनी है कि आपका 12th होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, और साथ में DLED या BLED जो भी आपने किया है, जिस भी नाम से BTC या जिस नाम से भी जाना जाता है, आपको ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको चाहिए। बीएड वाले आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो डिसीजन दिया था, तो बीएड वाले अब इसके लिए वैलिड नहीं है पीआरटी के लिए, ठीक है। तो आपका जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे पहले आपको होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा, और साथ में 12th होना चाहिए, और 12th में आपके कितने 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और साथ में आपका डिप्लोमा चाहिए जो भी किससे रिलेटेड हो, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड हो, और इसका नाम हर जगह अलग अलग होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको बातें पता होंगी, और साथ ही साथ आपका सीटेट भी
होना चाहिए। फिर आगे एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न मेन हम बात करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है KVS PRT, ये जो है ये 180 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है। ये रिटन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है उसमें रिटन होता है, पहले रिटन और प्लस इंटरव्यू, ठीक है। इनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन क्योंकि रिटन एग्ज़ाम जो है ये हमारे हाथ में है और ये सबसे पहले होगा, ठीक है। वैकेंसी आएगी, फिर उसका सिलेबस उसी में ही बताया जाएगा, उस हिसाब से आपको प्रेपरेशन करनी होगी रिटन एग्ज़ाम की। फिर उसके बाद जब रिटन एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा देन आप इंटरव्यू वाले स्टेज पर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या रिटन एग्ज़ाम की प्रेपरेशन आपको करनी होगी, आपको पता है इस बात का। तो ये जो रिटन एग्ज़ाम है ये आपका 180 मार्क्स का होता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, KVS क्या करता है कई बार कि जो सिलेबस है उसमें चेंजमेंट कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर हम पिछली बार की बात करें तो जो उससे पहले एग्ज़ाम आया था तो उसमें भी चेंजमेंट आपको पेडागोजी के लेवल पे काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं इस पर भी आऊँगी कि आपको किन किन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है और किसको अभी थोड़ा सा जो है नोटिफिकेशन के लिए छोड़ देना है हमें, ठीक है। तो देखिए 180 मार्क्स का हमारा पेपर होगा और ये जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। इन पार्ट्स में आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड है। जो पार्ट 1 है हमारा उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट, पहले तो आपका ये कितने मार्क्स कैरी करता है, तो 40 मार्क्स ध्यान रखना है। और जो पार्ट 2 है ये 60 मार्क्स एंड जो पार्ट 3 है वो आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का। इसे सब्जेक्ट कंसर्न भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ PRT को डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है 40 मार्क्स का, इसमें आपके कैसे नंबर डिवाइड होते हैं, देखिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ये पैटर्न पता होना चाहिए कि आखिर जो सब्जेक्ट है उसका कितना कितना वेटेज है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंग्लिश जनरल इंग्लिश लिखा रहता है, इंग्लिश। फिर आपका ये यहाँ पर होगा एक हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा GK एंड करंट, ठीक है। और एक्चुअली ये जो पार्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 5-5 मार्क्स के, जिसको हम बोलेंगे रीजनिंग एंड यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है। ये समझ में आपको। तो ये जो इंग्लिश है ये आपका कितने 10 मार्क्स, आपका 10 मार्क्स की जो है ये जनरल इंग्लिश। हिंदी जो है जनरल हिंदी ये भी आपकी 10 मार्क्स की है। GK एंड करंट ये भी 10 मार्क्स का, और रीजनिंग 5 मार्क्स की एंड कंप्यूटर 5 मार्क्स का। इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो 10, 20, 30, 35 एंड 40 मार्क्स का जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की बात हम यहाँ कर लें अगर, तो यहाँ पर तो कुछ बात, यहाँ पर ये 60 मार्क्स की है, ये आपकी पेडागोजी है, ठीक है। जो टीचिंग पेडागोजी है वो, इसके भी कई पार्ट्स थे, जब पिछली बार सिलेबस आया था उसमें बताए गए थे। अच्छा, मेरा मानना ये है कि शायद पेडागोजी में चेंजमेंट हो सकता है क्योंकि ये लोग करते हैं कई बार, ठीक है। तो एक तो ये होगा पेडागोजी आपकी 60 मार्क्स की होती है। फिर ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है ये आपका 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए इंग्लिश हिंदी पहले तो आपका हो गया, इंग्लिश हिंदी। देन आपका होता है एक मैथमेटिक्स और एक होगा आपका EVS। एक्चुअली जो खेल है वो इसका भी काफ़ी रहा है जो सिलेक्शन है उसमें। तो देखिए आप इस तरीके से समझिए सबसे पहले पैटर्न क्या है, ठीक है। अब मैं बात यहाँ पर करने वाली हूँ, पैटर्न हमने समझ लिया यहाँ पर। अब मैं बात करूँगी कि मैंने कैसे से प्रिपेयर किया और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे एक्सपीरियंस अपने बताने वाली हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और मैं सच बता रही हूँ कि अगर आपने इस तरह प्रिपरेशन आपने कर ली तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिपरेशन करवाऊँ तो उस तरीके से आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस तरीके से आपकी हेल्प करने वाली हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो इंग्लिश हिंदी GK एंड करंट रीजनिंग एंड कंप्यूटर ये लिखा हुआ है। अब
बात देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी इंग्लिश है और यहाँ हिंदी है, यहाँ इंग्लिश है और यहाँ हिंदी है। मतलब लैंग्वेज बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करने वाली है आपके सिलेक्शन में। और कितना भी सिलेबस चेंज हो, मैं कह रही हूँ अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मान लीजिए सिलेबस चेंज भी होता है, इंग्लिश हिंदी आपकी नहीं जाने वाली है, लैंग्वेज नहीं जाने वाली है। लैंग्वेज से आपका पेपर जरूर बनेगा, मतलब आएगा जरूर। चेंजमेंट आपका पेडागोजी के लेवल पे देखने को मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश हिंदी तो आएगी ही, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी का काफ़ी वेटेज आप यहाँ पर देख रहे हो। और देखिए यहाँ पर जो 80 मार्क्स है, ये 4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो 20 मार्क्स जो है वो सारे सब्जेक्ट को हमारे मिल जाएंगे। मतलब 40 ये हो गए और ये 20 ये 60 मार्क्स जो है वो सिर्फ लैंग्वेज कवर कर रही है, इंग्लिश एंड हिंदी। अब इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया और कैसे आपको करना है, या फिर उस समय जो शायद मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाए और कैसे आप उसे बना सकते हैं, तो मैं एक आपसे बात यहाँ पर कहूँगी इंग्लिश एंड हिंदी के लिए। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी में आप सबसे पहले इस समय आप जो ग्रामर पोर्शन है, लैंग्वेज पोर्शन है, आप लग जाइए, जुट जाइए, इसको कंप्लीट करिए सबसे पहले। क्योंकि वैकेंसी अभी नहीं, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि वैकेंसी आए प्रिपरेशन सब करे और बिना वैकेंसी करे ना कोई, और बिना वैकेंसी प्रिपरेशन जो करे सिलेक्शन उसी का हुए। तो बिल्कुल सही बात है, बिना वैकेंसी हमें प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि देखिए बहुत कंपटीशन है, बच्चा लगा पड़ा है, पढ़ाई मतलब लोगों ने मतलब इतना पढ़ रहा है बच्चा कि आप देख रहे हो मेरिट बहुत हाई जा रही है। तो इस वजह से हमें अभी से प्रिपरेशन क्या करनी है, ग्रामर प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी और इस तरह बनाऊंगी कि आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं जो है वो भविष्य के साथ खेलने वालों में नहीं कि मैं कुछ भी बनाऊँ आप कुछ भी पढ़िए, नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सिर्फ KVS PRT ही नहीं, तो मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन KVS PRT मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, हालांकि मैं उसमें बेस्ट नहीं दे पाई, कुछ ऐसे रीज़न थे। आप मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी भी कि वो रीजंस क्या थे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ग्रामर आपको जो है प्रिपेयर करना है, ग्रामर से अच्छा खासा पार्ट आता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी ये जो आप देखोगे इसमें काफ़ी आता है ग्रामर से पार्ट, ठीक है। इसमें भी आपको ग्रामर से पार्ट दिखेगा, लेकिन जो 1st to 5th NCERT है वो आपकी हिंदी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। पिछली बार क्या हुआ, बच्चों ने सब कुछ प्रिपेयर किया और जो स्टार्टिंग के शिफ्ट वाले रहे उनको काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग के शिफ्ट जो है उससे हमें पता चल जाता है पेपर जो एग्ज़ाम है वो कैसा आ रहा है। और मेरा जो था वो स्टार्टिंग के शिफ्ट में ही था। और क्या हुआ, स्टार्टिंग के शिफ्ट में जो हिंदी वाला पार्ट है आपसे समझ लीजिए चैप्टर पूछे गए थे, जो 1st to 5th जो हिंदी है तो पूछा गया था, मान लीजिए किसी चैप्टर का नेम कुछ है तो उसके बीच से कुछ दे दिया और ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, इस तरीके से। मतलब आपको जो है वो NCERT पढ़ लेनी है, ठीक है, 1st to 5th, ठीक है। इस तरीके से हिंदी में पढ़नी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगर हम ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो जीके, करंट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर की बात करें, ये सिर्फ 20 नंबर कैरी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी करने पे जाएंगे तो जीके तो बहुत बड़ा है, करंट अफेयर्स तो आप जानते ही हो कितना बड़ा करंट अफेयर्स। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल इसे करते रहिए, करंट अफेयर्स तो हमेशा पढ़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को, तो वो तो ठीक है। लेकिन इसमें आप भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ ये मैं प्रिपेयर कर लूँगी तो मैं KVS क्वालिफाई कर लूँगी। हमें उस सब्जेक्ट पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो देता है और सबसे ज़्यादा रोल प्ले सिलेक्शन में करता है, ठीक है। तो यार ग्रामर पोर्शन और ग्रामर में ध्यान रखना, आपको वोकैब्स भी प्रिपेयर करनी है। वोकैब्स काफ़ी पूछी गई थी, वोकैब्स प्रिपेयर करनी है। अब देखिए वोकैब्स का तो ये है कि अब मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी ये बात जानती हूँ कि हम कितना पढ़ लें और क्या पता एग्जाम में कौन सी आ जाए। तो इस वजह से मैं हमेशा उस चीज़ को कहती हूँ कि जो शायद आप कर सकते हो, ग्रामर आप कर सकते हो, ग्रामर आप करिए, अच्छे से करिए। और फिर देखिए रीजनिंग आप ऐसी आई थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आई थी, आपकी हो सकती। बाकी इन सब सब्जेक्ट पर अलग से भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की यहाँ पर। तो जो मैथमेटिक्स है
आंख बंद करिए, एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए जितनी हैं, बस ये नहीं कि हमें एसएससी वाली मैथ पढ़नी है, ये पढ़ना वो पढ़ना। 1st to 5th जो मैथ है एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं आप उनको अच्छे से करिए, और उन्हीं चैप्टर को आप 6 to 8 लेवल पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन 1st to 5th तो करना ही है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने यही किया था और मैंने किया क्वालिफाई, और बहुत सही मैथ आई थी। तो मैथ में भी आपको क्या एनसीईआरटी 1st to 5th जो है इसको सोर्स बना करके चलना है। ईवीएस की बात करें, इसने बहुत बड़ा गेम प्ले किया, क्योंकि जब सिलेबस आप देखोगे तो सिर्फ इसमें जो आपने अगर सीटेट किया हुआ है तो आपको पता चलेगा कि आप सीटेट में जो 6 थीम्स होती हैं बस वो थीम्स लिख दी गई थी। अब देखिए सीटेट में क्या होता है कि आपका जो ईवीएस 3, 4, 5 की है बस उसी से आता है। लोगों में इतना कन्फ्यूजन कि ये आएगा किससे ईवीएस, और जब ये ईवीएस आया तो ईवीएस आया था एनसीईआरटी से, ठीक है। अब यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पर ईवीएस की बात कर लेती हूँ। तो ये जो ईवीएस है ये आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी और कौन सी बुक, तो एनसीईआरटी 3 to 5 तो करनी ही है, और साथ में हमें करना है क्या, हमें करना है 6 to 8 साइंस की बुक। जब ये पेपर आया, किसी भी टीचर को आज कोई कुछ भी कहे कि हाँ मैंने ये सोर्स बताया था, ये था वो था, एक्चुअली कोई भी टीचर कोई कंफर्म नहीं था उस टाइम, क्योंकि भाई जो है केवीएस ने खुद ही कंफर्म नहीं किया, सीधे बस थीम्स लिख दी। एक्चुअली ये साइंस की बुक से आया था 6, 7, 8 की, और इसमें फ़ायदा किसको हुआ, उन लोगों को फ़ायदा हुआ इसमें जिन्होंने सीटेट में साइंस वाला पार्ट जो सेकेंड पेपर है उसमें साइंस वाला पार्ट जो लिया था उनको फ़ायदा हुआ, ठीक है। उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ जो एसएसटी वाले थे, क्योंकि साइंस जो है साइंस से ही पेपर आया था, ये जो ईवीएस वाला पार्ट है। तो आप देखोगे कि कई लोग अब इसमें मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरा जो है सब्जेक्ट अगर 6 to 8 वाले सीटेट की बात करें जो जूनियर लेवल का होता है उसमें मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था, ठीक है। तो लेकिन मेरा ये था कि मैंने प्रिपेयर किया था इसलिए मैंने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि साइंस आपको 6 to 8 जो है वो साइंस अच्छे से पढ़नी है। और अगर हम यहाँ पेडागॉजी की बात करें तो यहाँ जो पेडागॉजी है, ये जो पेडागॉजी की बात करें तो पेडागॉजी के लिए अभी से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे मेरा मानना ये है कि आप इन सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करिए, ठीक है। पेडागॉजी चेंज हो सकती है, देखिए, क्योंकि वो लोग चेंज करते हैं, कई बार पूरा सिलेबस चेंज कर देते हैं पेडागॉजी में। अगर आप इसमें कर सकते हैं तो देखिए जो सीटेट में आता है, जो सीटेट में है आपका, क्योंकि सीटेट भी देखिए सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराती है और ये केवीएस भी हमारा सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराती है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि सीटेट वाला जो है वो अच्छे से रखेंगे प्रिपेयर, और साथ में आप जो ये एनसीएफ वगैरह है, एनसीएफ है और जो राइट टू एजुकेशन है 2009, ठीक है, ये हो गया, और जो हमारी नई शिक्षा नीति है, तो ये जो इस टाइप के सब्जेक्ट है जो अभी मतलब आगे भी रेलेवेंट रहेंगे, इनसे क्वेश्चन मतलब ये सिलेबस से हटेगा नहीं, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अभी पूरा मेरे हिसाब से शायद अभी आपको घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और वैकेंसी जब आए तब आपको और भी अच्छे से करना है। बाकी आपके लिए अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जब ये सब हो जाए तो आप इस पर भी आ जाइएगा, ठीक है। तो मेरा ये पूरा आज आपको आई होप ये सब समझ में आया है, और मैंने इसमें बात भी करी है कि क्या क्या आपको अभी से पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से मैंने इसमें प्रिपेयर किया था। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।